हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न साइंस, ऑफ कोर्स लर्न सोशल साइंस। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस यूनिट 3 चैप्टर नंबर 6 अंडरस्टैंडिंग अवर क्रिमिनल जस्टिस का पार्ट 3। तो बच्चों, होप सो कि आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड देख लिया होगा। नहीं देखा तो बच्चों अभी आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड देखिए, क्योंकि ये तमाम ही पार्ट एक दूसरे से बहुत बुरी तरीके से रिलेट करते हैं। मतलब अगर आप पार्ट फर्स्ट सेकंड नहीं देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि पार्ट थर्ड में क्या पढ़ रहे हैं, हम कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो इसलिए आप लोगों को वो देखना जरूरी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, या फिर आई बटन पे आप क्लिक कर लीजिएगा, या फिर आप लोगों को प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। ओके बच्चों, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज अ फेयर ट्रायल। एक फेयर ट्रायल इट मींस, जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, फेयर यानी बिल्कुल साफ सुथरा, निष्पक्ष, यानी जिसमें किसी का पक्ष ना लिया जाए, किसी का फेवर ना लिया जाए, वैसा ट्रायल, वैसा मुकदमा क्या होता है, कैसा होता है, आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, पहले आपको इमेजिन करने के लिए कुछ चीजें दी गई हैं। Let us for a moment imagine what might have happened if the judge decided to try Shanti's case very differently. एक मिनट के लिए आप ये चीज इमेजिन कीजिए कि क्या होगा अगर जज जो डिसाइड करे कि वो शादी के केस को थोड़ा डिफरेंटली सॉल्व करेंगे, यानी जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में है, जैसा लॉज में है, वैसे सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि वो एक डिफरेंट तरीके से, अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। व्हाट इफ द कोर्ट डिड नॉट गिव अ कॉपी ऑफ द चार्जशीट एंड स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस टू शांति। क्या होगा अगर कोर्ट जो है चार्जशीट की और जो विटनेसेस जो शांति के खिलाफ दिए गए थे उसकी कॉपी शांति को ना दी। What if he had held the trial in a secret location where neither शांति और सुशील were present? क्या होगा अगर मुकदमा ऐसी सीक्रेट लोकेशन पे चलाया जाए जहाँ ना तो शांति हो ना ही सुशील present हो। What if he did not give Shanti's lawyer advocate Raw enough time to question the witnesses of the prosecution, such as Mrs. Shinde instead had already decided that Shanti was guilty? क्या होगा अगर जो शांति की लॉयर एडवोकेट जो है उनको कोर्ट जो है इनफ टाइम ना दे क्वेश्चंस करने के लिए प्रोसिक्यूशन से, जैसे कि मिसेस शिंदे ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि शांति चोर है, मतलब अगर उनको उससे पूछताछ करने का टाइम ही ना दिया जाए, क्योंकि उनके जैसे मिसेस शिंदे बता रही थी वैसे तो ऐसा लग रहा था कि शांति सच में चोर है। तो अगर उनसे पूछताछ की यानी और गहराई तक पहुंचने की ना टाइम दिया जाए तो क्या होगा। If this had happened, then it would be a case of an अनफेयर ट्रायल। अगर ऐसा होता है तो ये एक केस होगा अनफेयर ट्रायल का, यानी एक इसमें किसी का पक्ष लिया जा रहा है, इसमें किसी का फेयर लिया जा रहा है, तो ये एक फेयर ट्रायल नहीं होगा बच्चों, ये एक अनफेयर ट्रायल होगा। दिस इज बिकॉज फॉर अ ट्रायल टू बी फेयर सेवरल डिफरेंट प्रोसीजर्स हैव टू बी ऑब्जर्व। तो इसीलिए एक मुकदमे को, एक ट्रायल को फेयर रखने के लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स को फॉलो करना, उनको ऑब्जर्व करना जरूरी है। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट गारंटीज दैट राइट टू लाइफ स्टेट्स दैट अ पर्सन्स लाइफ और लिबर्टी कैन बी टेकन अवे ओनली बाय फॉलोइंग अ रीजनेबल एंड जस्ट लीगल प्रोसीजर। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि राइट टू लाइफ है, गारंटी देता है राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 कुछ याद आ रहा है बच्चों? जी हाँ, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में इसके बारे में काफी ज्यादा पढ़ा था, जिसमें हमने राइट टू लाइफ में क्या क्या पढ़ा था, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ, ये सारी चीजें राइट टू लाइफ में इंक्लूड है, क्योंकि राइट टू लाइफ के मीनिंग बहुत बड़े होते हैं, जिसको हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग देख लीजिएगा पिछले पार्ट में, पार्ट 6 से आई थिंक हम लोगों ने पार्ट 5 या वो चैप्टर 5 या चैप्टर 4 में पढ़ा था। तो चलिए बच्चों, आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ की गारंटी देता है, वो कहता है कि एक पर्सन की लिबर्टी नहीं छीनी जा सकती, यानी उससे उसकी आजादी नहीं छीनी जा सकती, ओनली फॉलोइंग कुछ रीजनेबल और लीगल प्रोसीजर के अलावा। यानी अगर उसने कुछ ऐसा किया हो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसकी वजह से उसकी हम लिबर्टी छीन सकते हैं, उसको कैद कर सकते हैं, उसको अरेस्ट कर सकते हैं, तो तभी उसको अरेस्ट किया जा सकता है, उसके अलावा उसको नहीं अरेस्ट किया जा सकता। A fair trial ensure that Article 21 of the Constitution is upheld. एक फेयर ट्रायल इस बात को इंश्योर करता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 जो है वो बरकरार रहेगा। इट मीन्स आर्टिकल 21 जिंदा है, इसलिए जो है एक फेयर ट्रायल इस बात को इंश्योर करता है। लेट अस नाउ रिटर्न टू शांति's केस एज डिस्क्राइब इन द स्टोरी बोर्ड एंड आइडेंटिफाई द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ फेयर ट्रायल। तो चलिए अब हम शांति के केस पे पहुंचते हैं और उन इसेंशियल एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं जो कि एक फेयर ट्रायल के लिए जरूरी होता है। जैसे कि शांति का केस एक फेयर ट्रायल था,
यानी अब एक फेयर ट्रायल के क्या इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो हम शांति के केस से हम समझेंगे। तो चलिए, firstly, Shanti was given a copy of this charge sheet and all other evidence that the prosecution presented against her. सबसे पहली बात, एक फेयर ट्रायल की सबसे पहले एग्जाम्पल ये हुआ कि शांति को जो है उस चार्जशीट के और उन तमाम सबूतों की जो कि प्रोसिक्यूशन ने उसके खिलाफ लगाए थे उसकी उसको कॉपी दी गई। शांति वाज चार्ज विद द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट दैट वाज डिफाइंड एज अ क्राइम इन द लॉ। और शांति को जो है एक ऐसे जुर्म में जो है चोरी के जुर्म में उसको गिरफ्तार किया गया था जो कि लॉ में, हमारे कायदे कानून में एज ए क्राइम उसको डिफाइन किया गया है। इट मीन्स उसको किसी छोटे मोटी चीज़ के लिए नहीं, बल्कि एक जो चीज़ सच में हमारे लॉ में जो है उसको क्राइम बताया गया उसके लिए उसको चार्ज किया गया था। ट्रायल वाज हेल्ड इन एन ओपन कोर्ट। ट्रायल जो है, मुकदमा जो है वो एक ओपन कोर्ट में चल रहा था, इन पब्लिक के व्यू में। इट मीन्स कि वो किसी सीक्रेट लोकेशन पे नहीं चल रहा था, बल्कि एक ओपन कोर्ट में तमाम पब्लिक के सामने चल रहा था। हर ब्रदर सुशील कुड अटेंड द कोर्ट हियरिंग्स, और उसका भाई जो सुशील जो है वो भी कोर्ट की जो सुनवाई चल रही थी उसमें जो वो अटेंड कर सकता था। ट्रायल वाज हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड, और जो मुकदमा चल रहा था वो एक्यूज्ड यानी जो शांति और सुशील थे उनके प्रेजेंस में चल रहा था। शांति वाज डिफेंड बाय अ लॉयर, शांति एक लॉयर के द्वारा डिफेंड की जा रही थी। शांति's लॉयर एडवोकेट वाज गिवन एन अपॉर्चुनिटी क्रॉस एग्जामिन ऑल द प्रोसिक्यूशन विटनेसेस, और जो शांति के लॉयर एडवोकेट थे उनको पूरा मौका दिया गया है कि वो जो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हैं उनसे क्रॉस एग्जामिन यानी उनसे सवाल जवाब कर सके। एडवोकेट रो वाज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट विटनेसेस शांति's डिफेंस, और एडवोकेट रो को जो है पूरा मौका दिया गया है कि वो शांति के डिफेंस में जितने विटनेसेस हैं, जितने गवाह हैं उनको प्रेजेंट करे। तो ये सारी चीजें, ये जितना बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है बच्चों, ये सारे इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कि डिफाइन करते हैं कि ये एक फेयर ट्रायल है। ओके बच्चों, Although the police filed a case of theft against शांति, जबकि पुलिस जो है शांति के अगेंस्ट में चोरी का केस लिख चुकी थी, the judge assumed her to be innocent, जज ने जो है उसको इनोसेंट करार दिया। इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट शांति वाज गिल्टी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोसिक्यूशन की, यानी जिसने उस पर इल्जाम लगाया था कि वो रीजनेबल डाउट को जो है वो प्रूव करे या वो लेकर आए कि शांति मुजरिम है। इन दिस केस द प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू डू सो, लेकिन इस केस में क्या हुआ, प्रोसिक्यूशन ऐसा करने में नाकामयाब रहे, यानी वो पूरे सबूत नहीं ला पाए। It is significant that the judge decided the matter only on the basis of the evidence before the court. तो ये इस बात की निशानी है कि जज ने जो है मैटर जो फैसला लेकर आए हैं वो सिर्फ सबूतों के आधार पर लेकर आए हैं। The judge did not jump to the conclusion that Shanti was a thief just because she was a poor maid servant. जज डायरेक्टली इस बात पे नहीं पहुंच गए कि शांति क्योंकि गरीब औरत है, और जैसे कि मिसेस शिंदे बता रही थी, और जैसे उसके पास मतलब मिला था शांति के डिफेंड में कोई था भी नहीं कि उसके पास जो मिसेस शिंदे जैसे बता रही थी कि वो मेरे उसके अलावा मेरे रूम में कोई नहीं जाता, वो मेरे रूम की डस्टिंग करने में काफ़ी टाइम लगाती है, और उसके पास से 10,000 रुपये भी मिले। तो इन सारी चीज़ों को अगर ऊपर से देखा जाए, अगर हम इसकी गहराई में ना जाए, पूछताछ ना करें, तो इस तरह तो हमें शांति ही चोर दिख रही है। तो जज डायरेक्टली इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच गए कि शांति चोरी, क्योंकि वो एक पुअर मेड सर्वेंट है। स्टिल द जज रिमेन इम्पार्शियल सिंस द एविडेंस शोड दैट द सम यंग मैन एंड नॉट शांति वाज द थीफ। बल्कि जज जो है वो इम्पार्शियल ही रहे, मतलब पूरे सबूतों को, तमाम गवाहों को सुनते रहे, एंड यहाँ तक के जो यंग मैन हैं वो मतलब उनको गवाह के तौर पे पेश कर दिया गया, सबूत के तौर पे वो लोग पेश कर दिए गए कि वो लोग चोर हैं, शांति नहीं है। ही सेट शांति फ्री, उन्होंने शांति को बरी कर दिया, फ्री कर दिया। इन शांति's केस, शांति के केस में जस्टिस वाज फाइनली डन टू हर बिकॉज शी वाज गिवन अ फेयर ट्रायल। उसको शांति के केस में उसको इंसाफ मिल गया क्योंकि उसको एक फेयर ट्रायल दिया गया, उसको निष्पक्ष उसकी सुनवाई हुई, उसका मुकदमा निष्पक्ष चला, किसी के फेवर में नहीं चला, तो उसको इंसाफ मिल गया। द कॉन्स्टिट्यूशन, तो चलिए बच्चों, होप्सो कि आप लोगों को, और ये जितना बोर्ड में लिखा हुआ है ये सारी चीजें जो ये क्या है, एलिमेंट्स हैं, एक फेयर ट्रायल के एलिमेंट्स है, जिनसे पता लगता है कि ये ट्रायल जो है एक फेयर ट्रायल है, ना कि अनफेयर ट्रायल है। तो इस तरह आप जिस ट्रायल में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी कि जो फैसला आया हो वो एविडेंस के आधार पर आया हो, इम्पार्शियल रहे हो जज,
और हम लोगों ने जितनी चीज पढ़ी कि जो मुकदमा चला हो वो एक्यूज के पर्सन में चला हो, डिफेंड लॉयर हो सबके पास, और जो प्रोसिक्यूशन वहां पे क्वेश्चन आंसर करने की पूरी आजादी हो, तो उन सारी चीजों को तो ये सारे एलिमेंट से पता लगता है कि कोई भी ट्रायल एक फेयर ट्रायल है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ बोथ स्टेट दैट all of the person that we have discussed in this chapter should carry out their roles in a proper manner। कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ दोनों ही ये बात कहते हैं कि वो तमाम पर्सन्स जो कि इस चैप्टर में डिस्कस किए गए, यानी इस चैप्टर में बेसिकली हमने किनको डिस्कस किया, पुलिस को डिस्कस किया, जज को, प्रोसिक्यूटर को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, वकील जो होते हैं उनको, सरकारी वकील एंड जज को, उन सभी को चाहिए कि वो अपने रोल को प्रॉपर मैनर में जो है प्ले करे। इट मीन्स वो अपना पूरा फर्ज निभाएं। What this means is that all need to work to ensure that every citizen, irrespective of their class, caste, gender, religious and ideological background, get a fair trial when accused। इसका मतलब ये होता है कि वो तमाम सभी सिटीजन्स के लिए इस बात को इस तरह काम करें कि सभी सिटीजन्स के इस बात को इंश्योर करें कि वो उनके क्लास, कास्ट, जेंडर, उनके रिलीजियस के भेदभाव के बिना जो है उनके लिए काम करेंगे, और अगर उन पर कोई इल्जाम लगाया जाता है तो उनको फेयर ट्रायल दी जाएगी। द रूल ऑफ लॉ विच सेज दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ वुड नॉट मेक मच सेंस इफ एवरी सिटीजन वर नॉट गारंटी अ फेयर ट्रायल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो रूल ऑफ लॉ है जो कि ये कहता है कि कानून की निगाह में सब लोग बराबर हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लोगों को फेयर ट्रायल ना दिया जाए, इस बात को इंश्योर ना किया जाए कि उनको फेयर ट्रायल का दिया जाएगा, तो इस बात का कोई मतलब ही नहीं बैठता कि सभी लोग कानून की निगाह में बराबर हैं। इट मीन्स कानून की निगाह में बराबर होने के लिए सभी को फेयर ट्रायल, निष्पक्ष सुनवाई बिना किसी फेवर के बहुत जरूरी है, तभी सब लोग बराबर हो पाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने जो है एक एक्सरसाइज आ गई है कि ऑल द प्रोसेस रिटन इन बोल्ड ऑन पेज 74 आर क्रूशियल टू अ फेयर ट्रायल। कि जो बोर्ड में जितनी चीजें लिखी गई थी जो मैंने आपको दिखाया था पेज 74 में, वो सारी जो है एक फेयर ट्रायल के लिए क्रूशियल है। राइट इन योर ओन वर्ड व्हाट यू अंडरस्टैंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बेस्ड ऑन द अबाउट डिस्क्रिप्शन ऑफ शांतिज केस। क्या आप जो नीचे दिए गए हैं इनके बारे में लिखिए कि आप क्या समझे कि ये जो शांति के केस से आप इनके प्रोसेस को जो है आप इनसे क्या समझे, आप अपने ऑन वर्ड्स में लिखिए। जैसे ओपन कोर्ट से हम क्या समझे थे। ओपन कोर्ट जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जो अनफेयर ट्रायल होते हैं उसमें जो मुकदमे की सुनवाई होती है वो ऐसे सीक्रेट लोकेशन पे सुनवाई की जा सकती है जहां कोई ना हो, और जो वहीं फैसला ले लिया जाए कि हाँ वो मुजरिम है ही। बल्कि तो फेयर ट्रायल में क्या होता है, फेयर ट्रायल में ऐसा नहीं होता। ओपन कोर्ट जैसे कि हमने देखा था कि द ट्रायल वॉज हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड इन एन ओपन कोर्ट। ये एक फेयर ट्रायल की निशानी है कि शांति का जो ट्रायल था, यहाँ पे ऐसे लिखते द शांति ट्रायल, कि शांति का ट्रायल जो था वो एक ओपन कोर्ट में और जिन पे इल्जाम लगाया था एक्यूज्ड के प्रोसेस में सुना जा रहा था। बेसिस ऑफ एविडेंस आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि द जज डिसाइडेड मैटर ओनली द बेसिस ऑफ द एविडेंस, सिर्फ सबूतों के आधार पे। तो आप जो शांति का केस है उससे लेके यहाँ पे अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। अब नीचे आपको दिया गया है डिस्कस इन क्लास व्हाट माइट हैव हैपेंड इन शांति's केस इफ द फॉलोइंग प्रोसीजर हैड नॉट बीन ऑब्जर्व। कि क्या होगा अगर शांति के केस में अगर फॉलोइंग प्रोसीजर्स को ना फॉलो किया जाए, मतलब इफ शी वर नॉट डिफेंड बाय अ लॉयर, क्या होगा अगर शांति को एक लॉयर ना दिया जाए। मतलब वो तो एक गरीब थी, वो उसके पास खुद के लिए लॉयर हायर करने के लिए ना पैसे थे ना कुछ था उसके पास, ना कोई उसके साथ इंश्योरिटी के साथ खड़ा हो सकता था, तो वो डिसेबल थी। तो क्या होता अगर उसको, मतलब वो तो ऑलरेडी जेल में ही थी, वो हमेशा जेल में ही रहती। नंबर बी, इफ द कोर्ट हैड नॉट एज्यूम्ड हर टू बी इनोसेंट। क्या होता है अगर जज जो है पार्शियल हो जाते और जो है वो ऊपर से बस जो ऊपर से दिखाई दे रहा था, ज्यादा गहराई में नहीं जाते हुए इस बात पे फैसला सुना देते कि शांति जो है वो इनोसेंट नहीं है, बेकसूर नहीं है। तो चलिए आप इस बात पे और डिस्कस कीजिएगा। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। होप्स हो कि मुझे लगता है कि आप लोगों को काफी अच्छे से जो है क्रिमिनल जस्टिस की पहचान हो रही होगी, और आप लोगों को इतना तो जरूर समझ में आ गया होगा कि एक केस में क्या क्या कौन कौन की प्लेयर्स होते हैं। पुलिस होती है सबसे पहले,
जिसके पास हम सबसे पहले FIR लिखवाते हैं और उसके बाद जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, डिफेंस लॉयर होते हैं, एंड देन कोर्ट जज, ये सारी चीजें होती हैं एक ट्रायल में, किसी भी मुकदमे में। एक मुकदमे जिसमें तमाम चीजें रूल और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फॉलो की जाए, जिसमें सबको जो है, जिसमें मुकदमा जो है बिल्कुल इम्पार्शियली चलाया जाए, वो एक फेयर ट्रायल होता है। जैसे कि शांति के केस में हम लोगों ने देखा, जहाँ पे एविडेंस के आधार पर, सबूतों के आधार पर जहाँ पर फैसला है, वो एक फेयर ट्रायल होता है। और जज जो है इम्पार्शियल रहे, कोर्ट इम्पार्शियल रहे। और हम लोगों ने इसमें आर्टिकल 22 को भी पढ़ा, जो कि अगर कोई इंसान ऐसा है जो कि डिसेबल है, अपने लिए कोई लॉयर लेने में गरीबी की वजह से या किसी और वजह से, तो कोर्ट उसको जो है आर्टिकल 22 के तहत उसको एक लॉयर हायर करवाती है, जिसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। एंड आर्टिकल 21 को हम लोगों ने फिर से पढ़ा, जिसमें राइट टू लाइफ था। उसके अंदर हमने देखा कि एक इंसान की आज़ादी, राइट टू लिबर्टी भी राइट टू लाइफ में इंक्लूडेड है। तो चलिए बच्चों, इन सारी चीज़ों को देखते हुए होप सो कि आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल लर्न साइंस पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि होगी क्वेश्चन आंसर की वीडियो, और इस तरह हमारा पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर जो है वो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।